यश भारत प्राइम टाइम में आशीष शुक्ला में आज हम आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से रूबरू कराने वाले हैं। एक छोटे से गांव में पढ़ने वाला व्यक्ति लंदन तक कैसे पहुंचता है। अपने जबलपुर से मात्र 100 किलोमीटर के आगे बरघाट एक प्लेस है जिसको आप जानते होंगे। सिवनी बालाघाट रोड में बरघाट एक विलेज है, गांव है, जहां पे अपनी शिक्षा दीक्षा 11वीं तक की करने वाले मोहन परवा से आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन उनका आपको यह बात हम बताने जा रहे हैं कि गांव में रहते हुए जिनके पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और उस गांव का एक बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ के पुजारी भी थे। एक पुजारी और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का पुत्र मोहन परवा लंदन तक कैसे पहुँचे, इसके बारे में पहले हम आपको बताएंगे। फिर सबसे बड़ी बात, आपको ये बात भी सर्वविदित है और एक बार मैं फिर आपको और बता देता हूँ। जबलपुर में जिस दिन यह जानकारी लगी कि 17 मंजिल की बिल्डिंग विजन जबलपुर के नाम से एकता चौक से अपन 41 नंबर की तरफ आ रही है, तो लोग हैरान और अवाक थे। सोच रहे थे जबलपुर में 17 मंजिल की बिल्डिंग कैसे आएगी, लेकिन यह चीज़ उन्होंने करके दिखाई। सबसे पहले हम मोहन परवा जी, आपका यश भारत में स्वागत करते हैं। नमस्कार। आप बरघाट से लंदन तक की यात्रा कैसे करी। आप एक पुजारी थे, आपके पिताजी मंदिर में मूल और आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। जब आप बरघाटी में एक शायद 11वीं तक की परीक्षा पढ़ी, उस समय अपने समय 11वीं होती 12वीं होता था हमारे साथ। आप 12वीं वाले थे। हम तो 12वीं तक जब वहाँ पढ़े तो आप लंदन तक वहाँ से कैसे पहुँचे, क्योंकि आपके तो मैं जितना समझता हूँ एक पिता जिसका पुजारी हो और आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, उसका माहौल एक बहुत सामान्य परिवार का होता है और मंदिर तो जाना होता ही है। और आपने विजन जबलपुर में एक बहुत शानदार मंदिर भी बनाया है जी, तो शायद उसी के प्रेरणा से उस मंदिर की बहुत तारीफ भी होती है आजकल जी। तो आप पहले बरघाट से लंदन, लंदन से जबलपुर। एक बड़ी छोटी सी मज़ेदार घटना है कि जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे और बहुत आपके पिता का नाम? मेरे पिता श्री नरोत्तम प्रसाद परोहा आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और समय के साथ में उन्होंने अपने चिकित्सा व्यवसाय को पूरी तरह से सेवा दी, बहुत लोगों का समस्याएं सुलझाई और उसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया और आज पूरी तरह से माता शारदा का एक विशाल मंदिर बरघाट में बनाया है और उसकी सेवा में, माता की सेवा में लगे रहते हैं। ये हो गया पिता का पक्ष। जी। आप फिर वहाँ से लंदन तक कैसे पहुँचे? जब हम लोग स्कूल से लौट के घर आते थे और खेलने चले जाते थे तो माता जी जब डांटती थीं और पूछती थी कि कहाँ चले गए थे, तो मेरा एक अजीब सा मजाक होता था। मैं 7वीं 8वीं क्लास में भी जब पढ़ता था कि मैं लंदन चला गया था, तो सब लोग हंसते थे और फिर हम लोग अपने काम पे लग जाते थे और ये बरसों तक चलता रहा। ये मजाक सार्थक हो गई। ये मजाक ईश्वर ने कृपा करी, सार्थक हुई। बरघाट के बाद में मैंने अपना जब कैरियर आरंभ किया, एक शिक्षक से कैरियर आरंभ किया बरघाट में। शिक्षक बने? बरघाट में मैं शिक्षक बना। सरकारी शिक्षक? नहीं, प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दी। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों का दर्द मैं जानता हूँ, किस सैलरी में काम करते हैं और कितने घंटे काम करते हैं। मैंने ट्यूशन क्लासेस करी, शिक्षक बना, कोचिंग क्लासेस चलाई, बहुत सारी फ्री कोचिंग भी चलाई, बहुत सारे समाज सेवा के कामों से, हाँ, समाज सेवा के कार्यों से मैं शुरू से जुड़ा रहा। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, तरह तरह के रोगियों की सेवा का आयोजन, वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के आयोजन, ऐसे बहुत आयोजन मैं बहुत कम उम्र में 17-18 साल की उम्र से मैं करता था और बड़ा सफल रहा ये समय। फिर मैं चेन्नई पहुँचा। चेन्नई जाने के बाद किस सिलसिले में गए आप? चेन्नई जाने के बाद में मैंने ये डिसाइड किया, मेरा शुरू से कंप्यूटर साइंस के प्रति काफ़ी लगाव था और आईटी के क्षेत्र में मैं व्यवसाय करना चाहता था। एक मेरा स्वभाव ऐसा था कि शायद मैं जॉब के खांचे में फिट नहीं बैठता था। मैंने बहुत बार जॉब करने का प्रयास किया मगर मैं कभी सफल नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। तो मैंने अनेक व्यवसाय किए अपने जीवन में, बहुत सारे सफल हुए, बहुत सारे फेल भी हुए। हर मनुष्य अपने असफलताओं सफलताओं दोनों से सीखता है। चेन्नई में एक शानदार आईटी की कंपनी की स्थापना हुई, बहुत अच्छा व्यवसाय चला। करीब 150 लोग उस समय जॉब करते थे जब मेरी उम्र 23 साल की थी। अरे वाह जी। और उसके बाद में फिर ये हुआ कि कुछ इसका हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट भी हुआ करते थे, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कदम रखा जाए। तो अब मेरे पास में अमेरिका जाने का भी ऑप्शन था, वीज़ा था, लंदन का भी वीज़ा था, दोनों जगह के क्लाइंट्स हुआ करते थे। मैंने डिसाइड किया कि लंदन जाया जाए, क्योंकि लंदन के सारे नियम कानून लगभग इंडिया से मिलते जुलते हैं, ड्राइविंग भी इंडिया के जैसी है। लंदन में गया, लंदन से मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के दौरान मेरा उद्देश्य ये था कि मैं वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करूँ। मगर इस बीच में मैंने देखा कि वहाँ पर
आईटी से ज़्यादा रियलिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाउसिंग का क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा लोग मकान में रहने के लिए तरस रहे हैं। एक मकान में 5-5 फैमिलीज रहती हैं, एक किचन का उपयोग करते हैं आज भी। ह्यूज हाउसिंग क्राइसिस है। तो मी बीइंग एंटरप्रेन्योर, मैं एक व्यवसायी जो मेरी बुद्धि है उसमें मैंने विचार किया कि मुझे इस क्षेत्र में भी कुछ करना चाहिए। अच्छा, तो आप कंप्यूटर की दुनिया से इधर आ गए। प्रॉपर्टी की दुनिया में मैं लंदन से मैंने अपना सफ़र आरंभ किया और हाउस ऑफ मल्टीपल ऑक्यूपेशन एक नियम बना था इंग्लैंड की संसद में, उसमें मेरा भी काफ़ी योगदान था। बहुत अच्छा शानदार हमने वहाँ व्यवसाय किया, बल्क बाइंग की, होलसेल परचेस की, होलसेल हाउसिंग की, होलसेल परचेस की। एक नया कॉन्सेप्ट हमने इंग्लैंड में दिया था कि हाउसिंग की भी होलसेल परचेस हो सकती है। पूरे के पूरे ब्लॉक परचेस करने वाली जो परंपरा हमने शुरू करी। कंस्ट्रक्शन का काम किया, रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम किया। वहाँ काम करते करते विचार आया कि हम ये जो काम कर रहे हैं देश के प्रति, इसका बेनिफिट किसको हो रहा है। अच्छा अच्छा, हम जो काम कर रहे हैं उससे जो रोजगार मिलता है बाहर ही मिल रहा सब। बाहर लोगों को मिल रहा है, उससे जो आय हो रही है वो भी उसी देश को हो रही है, जो टैक्स जा रहा है वो भी उसी देश को जा रहा है। तो एक मन में विचार आया कि क्यों ना अपने देश में कुछ किया जाए जहाँ हमारे लोगों को हम रोजगार दे पाएँ, हमारे लोगों के लिए हम कुछ कर पाएँ। रियल एस्टेट डेवलपर जो होता है वो अपने लिए बिल्डिंग नहीं बनाता है, बेसिकली ही इज अ नेशन बिल्डर। देश बहुत सारे लोगों के घर बनाता है, बहुत सारे लोगों के घर बनाता है, और जो बिल्डिंग जो बनती है वो देश के लिए, देश का विकास होता है। आज दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, यहाँ पे सारे डेवलपर से मिलकर जो विकास किया। आपके मन में जब ये बात आई तो जबलपुर में कैसे आपका मन हुआ कि जबलपुर चलें? तो जब मैं लंदन से मैंने आने का विचार किया तो मेरे शहर के सबसे नियरेस्ट बड़ा शहर जबलपुर था। अच्छा, बरघाट के पास? बरघाट के पास में जबलपुर था, और जबलपुर में विकास की उस समय रफ्तार धीमी थी। 8 मंजिल 10 मंजिल से ऊपर की कोई बिल्डिंगें बन नहीं रही थी, कोई एम्बिशियस प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए और कुछ शानदार किया जाए। जब आपका विजन जबलपुर की अवधारणा कागजों में आ रही थी जी, उस समय मुझे भी मालूम है कि लोग बड़ी मजाक उड़ाते थे जी, 17 मंजिल बिल्डिंग कैसे, जी, और हम लोग सुनते रहते थे, कई बार आपसे मुलाकात भी होती थी। लेकिन आपको ऐसे मन में कैसा निश्चय था कि करके रहेंगे? मैं अपने जीवन के अनुभव से सीखता हूँ कि मैंने जब किसी चीज़ को प्रण लिया है कि मुझे ये काम करना है, फिर उसमें चाहे जो भी चैलेंजेस आए हो मैंने इसको करके दिया। जितनी भी परेशानी आई हो मैं इसको पूरा करके छोड़ा है। विजन जबलपुर का जब आप मन बना लिया कि हम 17 मंजिल बिल्डिंग बनाएंगे, और उसमें सबसे पहले मेरे को जहाँ तक जानकारी है कि जो लैंड यूज़ था वो आवासी था जी, रोड भले ही 165 फुट की थी लेकिन लैंड यूज आवासी था। और उस समय मध्य प्रदेश शासन में ऐसा कोई नियम नहीं था कि आवासी में आप व्यापार करें। तो उसमें आपने क्या क्या, आपको शासन से और आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उससे निकले कैसे? क्योंकि ये भी मुझे जानकारी कि आपके इस प्रोजेक्ट के पास होना पूरे प्रदेश में ये लागू हुआ था, ये जो आप आवासी में व्यवसाय। जी, बेसिकली जो विजन जबलपुर का जब प्लान बना था तो जब मैं लंदन से इंडिया आने का मन बना रहा था उस समय इसकी अवधारणा हुई थी। सोचते रहते थे, प्लानिंग करते रहते थे, और वो पूरी प्लान इंग्लैंड में बना था और उसको मैंने अपने शहर में आके उतारने का प्रयास किया। कोशिश कर रहे थे, अचानक मेल मुलाकात होती गई और जी आगे बढ़ता गया। मेरे प्लान का हिस्सा एक कॉम्प्लेक्स हो जो सर्व सुविधा युक्त हो। कॉम्प्लेक्स के अंदर ही लोगों को अपना दूध भी मिल जाए, ब्रेड भी मिल जाए, कपड़े भी मिल जाएं, एंटरटेनमेंट के लिए मूवी भी मिल जाए। तो मेरी इच्छा ये थी कि जो हमारे 300-500 रहवासियों का कॉम्प्लेक्स हो उसी के अंदर में एक बड़ा विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, और मगर वो मॉल की तरह हो। तो शहर का डेवलपमेंट और तेजी से बढ़ेगा। इस क्षेत्र में कोई मॉल नहीं है, जबलपुर का जो आधा हिस्सा है। हाँ, यहाँ नहीं, जब आपके 2012 या 13 में भूमि पूजन हुआ था, 2015 में 15 में, उस समय इधर तो लोग सोचते थे कि ये कैसे मैंने यहाँ कैसे बनेगी बिल्डिंग। जी जी जी, क्योंकि वो आपकी रोड भी नहीं बनी थी उस रोड भी उस समय कच्ची थी, टूटी हुई। तो आपको ये मन में कैसे था कि आज नहीं कल ये जबलपुर का भविष्य इस तरफ है? यही विजनरी सोच होती है कि हम विज़न करते हैं कि हम इसको कैसे डेवलप करेंगे, और हमारे विज़न जबलपुर बनने से आसपास का 1 किलोमीटर का पूरा एरिया डेवलप हुआ, पूरे क्षेत्र के प्राइजेस बढ़ी और तेज़ी से विकास हुआ। तो जो आवासी से उसके लिए आपने शासन तो क्या हुआ कि हम चाह रहे थे कि विजन जबलपुर के कैंपस के अंदर में शॉपिंग मॉल बने, क्योंकि रानी ताल से लेकर के आधे जबलपुर में कोई मॉल नहीं था। तो उस मॉल को बनाने की सबसे बड़ी समस्या थी कि लैंड यूज आवासी था और हम उसमें मॉल चाहते थे। तो वो, और दूसरा जबलपुर विकास योजना में मॉल के कोई नियमित ठीक से बने उस समय नहीं बने थे,
इसके लिए फिर मैंने व्यक्तिगत रूप से इसमें प्रयास किया और लोकल टीएनसीपी कार्यालय से लेकर नगर निगम से लेकर के मध्य प्रदेश शासन के अनेक अधिकारियों से, मंत्रियों से सबसे बातचीत करी, प्रपोजल यहाँ से सबमिट करा के आगे बढ़ाया और बहुत मेहनत करी। 2016-15 से हमने भूमि पूजन किया था, अप्रूवल्स हमारे 16 तक आए थे और लिटरली 16 से हमारा काम चालू हुआ था। मॉल के नियम बनाना इतना आसान नहीं था क्योंकि राजपत्र में प्रकाशन के द्वारा ही संभव था, जो राज्यपाल के हस्ताक्षर से होता है। अंततोगत्वा 3-4 साल की मेहनत के बाद में हुआ, मॉल के नियम बने, जबलपुर प्रदेश में पूरे प्रदेश के लिए लागू हो गए। अब पूरे प्रदेश में कोई भी डेवलपर किसी भी आवासीय लैंड यूज़ की अगर उसकी भूमि का साइज 2-3-4 एकड़ का है तो वहाँ पे शॉपिंग मॉल बना सकता है। एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब 17 मंजिल बिल्डिंग की अवधारणा होती है तो उसमें पार्किंग की भी लेके दिक्कत आती है, तो हमें जहाँ तक याद है पार्किंग आपने लिफ्ट वाली पार्किंग दी है क्या? उसमें क्या होता है कि पार्किंग तो अभी भविष्य में सब लोग कार के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने इसमें क्या सोचा कि हमने बेसमेंट्स के नंबर बढ़ा दें। जी जी। तो हमने इसमें एक बेसमेंट की जगह में 2 बेसमेंट रखा शुरू से, और बेसमेंट की हाइट हमने दुगनी रखी। नॉर्मली आपने बेसमेंट देखा होगा 8 फीट की हाइट का, विजन जबलपुर में बेसमेंट है 16 फीट की हाइट का। तो भविष्य में हम वहाँ पर स्टैक पार्किंग लगा सकते हैं। तो जहाँ हमारी 100 कार पार्क है हम उसमें मशीन लगा के 200 कार पार्क, इसकी सुविधा आपने रखी। इसकी सुविधा ऑप्शन रखा हुआ। दमकल के लिए? दमकल के लिए हमने जो इसका डिज़ाइन ऐसा है विजन जबलपुर का कि इसके चारों तरफ गाड़ियों के मूवमेंट की सुविधा है। कभी कोई फायर की स्थिति में दमकल की गाड़ियां आ सकती हैं। फायर के टैंक हमने ऑलरेडी अंडरग्राउंड टैंक बना रखे हैं जिसमें 1 लाख लीटर पानी 24 घंटे उपलब्ध रहता है। बिल्डिंग के शीर्ष में शिखर में भी 50-60 हज़ार लीटर का अरेंजमेंट परमानेंट किया हुआ है, जो सबसे पहले फायर के लिए पानी भरता है फिर पीने के लिए पानी भरता है। तो उसके भी प्रोविजंस पूरे बनाए हुए हैं। ये जो फ्लैट इसके जो डिज़ाइन है, अब जो भी आप लोग आते हैं जब वो देखते हैं बहुत खुला खुला है। एक चीज़ मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी और हर व्यक्ति मध्यम परिवार का हो, चाहे किसी भी वर्ग का आदमी हो, चाहता उसका घर अलग दिखे जी। तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ की कि जो आदमी इतनी विजन जबलपुर में जो जिस ढंग से भोक्ता आएगा तो उसको कैसे अपनापन महसूस होगा ये हमारा घर है जी। तो विजन जबलपुर हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपकी जो पंच तत्व की जो हम बात करते हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, उन चीज़ों का जो समावेश आप ठीक से करते हो तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है, आपको वहाँ रहने का मन करता है। हमारी जो लॉबीज हैं, जब आप सीढ़ियों से चढ़ते हैं, लिफ्ट से उतरते हैं, तो 20-25 फीट चौड़ी लॉबी है। करीब 800-900 फुट का एरिया हर फ्लोर की लॉबी के लिए दिया गया है, सिर्फ 4 फ्लैट के बीच में। तो नॉर्मली लोग पतली सी सीढ़ी बना के छोटी छोटी लॉबी बना देते हैं। तो ये ओपन स्पेस में बहुत सारा है। जो विंडोज़ दी गई हैं, हर फ्लैट में कम से कम 2 ऐसी हैं जो फ्लोर टू सीलिंग विंडो, मतलब आपका फर्श से लेकर के छत तक की विंडो है। तो भरपूर उजाला रहता है, फ्रेश एयर रहती है। और जो कोर्टयार्ड है, जो पोडियम है, वो बिल्डिंग्स के बीच में है। तो लगभग 1 एकड़ का एरिया जिसमें हरा भरा गार्डन है, जिसमें मंदिर है। तो आप शाम को निकल के गार्डन आपने ऊपर भी दी है क्या? गार्डन पोडियम में है, ग्राउंड फ्लोर में है। पोडियम में गार्डन है, उसमें स्विमिंग पूल है, उसमें मंदिर बना हुआ है। मंदिर मैंने देखा जाके जी, वो आपके जो 4 टावर है उसके बीचों बीच बहुत विशालकाय सुंदर मंदिर बना है जी। तो मंदिर निर्माण में जो ढंग से जो चीज़ें होती है, आप तो पुजारी के पुत्र हैं जी, तो वहाँ पे हमने देखा कि आजकल बहुत लोग बाहर के लोग भी मंदिर में पूजा करने की जाने की कोशिश करते हैं जी। ये तो हो गया आपका एक पार्ट। अब आपकी पर्सनल लाइफ से एक बात पूछता हूँ मैं। जब विजन जबलपुर आप बन रहा था, लोगों की बहुत लोग हैरान थे कि बिल्डिंग कैसे बनेगी। उस दौरान आपको कई बार पानी गड्ढों में भर जाता रहा तो आप परेशान रहते रहे। इन परेशानियों से जूझते वक्त आपको एक गंभीर बीमारी भी हो गई थी जिसको लेके तरह तरह की बातें भी होती थी क्योंकि आपको जबलपुर में लोग जानने लगे थे। तो आप जिस सपने को पूरा करने जा रहे हो उसके लिए शरीर पहले स्वस्थ जरूरी है। इन दोनों चीज़ों को आपने तालमेल करके आज जब रहने भी लगे लोग तो कैसे निकले? आज आप बहुत सामान्य हो गए, हर बीमारी से निकल गए। इसको कैसे आपने ट्रीट किया? पता नहीं चला। लोग आपसे बात भी नहीं कर पाते थे आपकी बीमारी का, तो लोगों में शंकाएं रहती थी। लेकिन उसको कैसे दूर किया? बहुत कठिन परिस्थिति थी वो। जीवन में हर व्यक्ति का जीवन में एक दौर आता है जब उसको तरह तरह के चैलेंजेस से डील करना पड़ता, कठिनाइयों से डील करना पड़ता। मेरे जीवन का भी एक ही ऐसा समय था, लगभग 2-2.5 साल। आप सपना पूरा करने जा रहे हो, शरीर साथ नहीं दे रहा। शरीर साथ नहीं दे रहा, आप चाह रहे हो, दिमाग कुछ चल रहा है, लेकिन शरीर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। 2-2.5 साल का समय ऐसा रहा आशीष जी की हर तरह के चैलेंजेस। फिर जब चैलेंज आते हैं तो एक नहीं आते, वो सारे चैलेंज एक साथ आते हैं। आर्थिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं,
आपके जो प्रोजेक्ट के टारगेट की डेडलाइन है वैसी समस्याएं, प्रशासन की समस्याएं, तरह तरह की समस्याएं आपको एक ही साथ आती हैं। और मैंने उन समस्याओं का सम्मानपूर्वक बड़े हम्बल तरीके से ये माना कि ईश्वर की एक परीक्षा है और जिससे मुझे निकलना है। और दृढ़ इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब भी आप कोई बड़ा चैलेंज जीवन में लेते हो जो आपकी कैपेसिटी से बहुत बड़ा हो, तो सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति से ही वो जीता जा सकता है। उस समय एक चुनौती और थी जो हम लोग देखते थे बाहर से। जी आप नए नए लंदन से आए हुए व्यक्ति थे, जी तो कई लोग बोलते थे भरोसा कैसे करें लंदन के व्यक्ति के, उसके लिए भी आपने मेहनत की होगी। जी, हमने बहुत अच्छे रिलेशन डेवलप किए, अच्छी कस्टमर सर्विसेज दी। हमारे कस्टमर्स उस समय से जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे बिल्डिंग की शुरुआत में बुकिंग कराई, उस समय से लेकर आज तक उनसे संबंध ऐसे हैं कि हम मानो कि एक परिवार हो। उनके घर में बर्थडेज होते हैं, शादी फंक्शन होते हैं, हमको बुलाते हैं। कोई दुख की घड़ी हो, हम जाके बिना कहे जाके खड़े हो जाते हैं। कोई सुख की घड़ी हो, मिलके एंजॉय करते हैं। तो एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट हमने एक प्रोग्राम रखा और जिसके तहत लोगों को हम जोड़ते गए। और आज भरोसे की स्थिति यह है कि आंख बंद करके लोग हमसे आते हैं, भैया ये हमारा कोई फ्लैट दे दीजिए, कल हम शिफ्ट होना चाहते हैं। इसी दौरान आपने एक काम और ले लिया था, मुंबई में आपका वर्ली में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। उसके बारे में बीमारी भी रही, यहाँ का चैलेंज भी रहा, क्योंकि आपको अपने घर से ज़्यादा उन परिवारों की चिंता थी जिनको घर में शिफ्ट करना है। आपका परिवार तो घर में है, बिल्कुल, लेकिन जिस आदमी ने आपको पैसा दिया, भरोसा किया, उसको घर में शिफ्ट करना है। बिल्कुल। इसी दौरान आपने मुंबई का भी प्रोजेक्ट लिया। मुंबई में वर्ली में कहाँ प्रोजेक्ट, और ये सब परिस्थितियों में कैसे आप निर्णय ले गए? क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसको हमेशा प्रगतिशील होना चाहिए। पानी की धार को रुकना नहीं चाहिए, वो बहती रहना चाहिए, तभी सुंदर लगती है। आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो अगले प्रोजेक्ट की प्लानिंग होना चाहिए, उसके अगले प्रोजेक्ट की सोच होनी चाहिए। तो विज़न जबलपुर एक शानदार प्रोजेक्ट की सोच के साथ में आगे आया। जब ये बनने लगा तो मुझे लगा कि इससे भी बड़ा और इससे भी बेहतरीन कुछ बनाया जा सकता है। उस समय तक तो लगता था यही मेरे जीवन का बेस्ट है। मन मेरे को लगा कि नहीं, अभी जीवन शेष है और अभी काम करने की क्षमता भी शेष है। तो विज़न जबलपुर से लगभग 3 गुना ऊँचा 45-46 मंजिल की बिल्डिंग हमने प्लान करी। मुंबई शहर के सबसे पॉश लोकेशन में, वर्ली सी फेस में। अंबानी साहब की बेटी हमारे बिल्डिंग के थोड़ा सा आगे रहती हैं। सामने हाजी अली है और डायरेक्ट समुंदर फेसिंग एक हमको जगह सौभाग्य से मिली और उसमें हमने प्लान करी। उसके वही एक चैलेंजिंग टाइम था जब उस बिल्डिंग के एक्विजिशन की प्रोसेस चल रही थी। तो सबको बैलेंस बनाते हुए, उस एक्विजिशन पे काम करते हुए, अप्रूवल्स पे काम करते हुए, स्वास्थ्य को मेंटेन करते हुए उस समय को बाहर निकाला। और आशीष जी, आपको जानकर आज बहुत खुशी होगी कि जबलपुर शहर का एक छोटा सा डेवलपर, बरघाट शहर का एक छोटे से गांव से निकला हुआ बच्चा, मुंबई के सबसे पॉश लोकेशन की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जिसको 203 मीटर की हाइट परमिसेबल है। अभी कितना निर्माण हो गया उसका? अभी इसमें निर्माण डेमोलिशन हुआ है और अभी ये बरसात ख़त्म होने के 2-4 दिन बाद हम लोग उसमें फाउंडेशन की एक्सकवेशन चालू करेंगे। अप्रूवल्स लगभग हमारे हो चुके हैं। मुंबई और जबलपुर में व्यापार करने में कितना अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है। कैसा? स्पेशली जो महाराष्ट्र के नॉर्म्स बड़े सीधे हैं और काम करना थोड़ा आसान है, मुझे ऐसा लगता है। हमारी नॉर्म्स में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो आप मध्य प्रदेश शासन से क्या अपेक्षा चाहते हैं जिससे लोगों को घर जल्दी मिले, बिल्डर भी आसानी से काम करे? आप इतनी चुनौतियों से निकले, तो एक जिम्मेदार बिल्डर के हैसियत से आप शासन से ऐसी क्या चाहते कि और टाउनशिप में आसानी हो? शासन से उम्मीद ये रहेगी कि हम ये चाहते हैं कि एक प्रोजेक्ट आज शुरू हो और वो 3 साल में डिलीवर होके लोग रहने लग जाएं। यहाँ तो अप्रूवल में 2 साल लग जाते हैं। अप्रूवल के होने के बाद जब आप काम चालू करते हैं और कहीं कोई चैलेंज आ गया, कहीं कोई लीगल अड़चन या कहीं कोई प्रशासनिक अड़चन आ गई, तो उसको सुलझाने में 1-2 साल लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। इसको सिंप्लीफाई होना चाहिए, ये समय यहाँ बचना चाहिए। और 50 विभागों के पास डेवलपर जा के एनओसीज लेता रहे, अलग अलग विभागों से स्वीकृति लेता रहे, नहीं होना चाहिए। आप एक सिंगल विंडो प्रणाली करिए और आप टाइम बाउंड समय पे आप इसको अप्रूवल दीजिए। 30 डेज़ का टाइम रखिए, 60 डेज़ का टाइम रखिए। आपको एक मैं क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ कि मुंबई में बिल्डिंग बना रहा हूँ और मुझे मुंबई के अपने कस्टमर्स को 50 लोगों को इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन देना है। मैंने आवेदन दिया, इलेक्ट्रिक कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डालेगी, कनेक्शन दे देगी। मध्य प्रदेश में अगर मुझे बिजली देना है अपने कस्टमर को, तो मुझे अपने ट्रांसफार्मर लगाने, खंबे लगाने, वायर लगाने, सारा रेडी करके एमपीवी को फ्री में देने हैं, तब जा कर के वो कनेक्शन करेंगे। तो ये बड़ा समय बर्बाद करने वाली भी बात, जो हमारा क्षेत्र नहीं है। हमारा क्षेत्र है बिल्डिंग बनाने का, तो जिसका जो क्षेत्र है वो अपना काम करे। बिल तो उनको लेना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के दे। टेलीफोन वालों को बिल लेना, वो अपना टेलीफोन की लाइन डाले।
तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको सुधारा जा सकता है, और अभी मध्य प्रदेश में विकास की अपार संभावना है। हमारा प्रदेश बहुत सुंदर है, बहुत प्रगतिशील है। तो मोहन जी, जो बातें आपसे हो रही हैं और आपके बारे में जितना मैं जानता हूँ, जी एक प्रकार से आप पुनर्जन्म जैसा है आपका। जी। तो अब आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें आप समय पे नहीं, मैंने आप अपने बीमारी के चलते परेशान थे, इसके बाद आपका उत्साह दोगुना दिख रहा है, तो क्या जबलपुर में और प्रोजेक्ट भी लाएंगे बम्बई के बाद आप? बिल्कुल लाएंगे। एक मेरा सपना है, विजयनगर क्षेत्र में एक शानदार मॉल होना चाहिए, और उसकी प्लानिंग में हमने लगभग 1000 सीटर मल्टीप्लेक्स हमारे प्लान में, जो शहर का वन ऑफ द बिगेस्ट होगा, और सारी फैसिलिटीज़ के साथ में उसकी हमारी तैयारी चल रही है। और हम दुगने उत्साह के साथ और दुगने जबलपुर के बाजू में बनेगा। जबलपुर के बाजू में बनेगा, उसके लिए लैंड एलोकेट की हुई है, अप्रूवल भी है। दुगने उत्साह के साथ और हम दुगने जोश के साथ अब काम करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स भी लाएंगे और कुछ यूनिक बनाएंगे जो जबलपुर शहर को नाम दे, जबलपुर शहर को एक प्रदेश में स्थान भी दे। आपके 17 मंजिल बिल्डिंग जब आपकी स्वीकृत हुई थी उस समय इंदौर में भी नहीं थी। जी जी जी। मेरे को जहाँ तक ध्यान है, जी पहली मध्य प्रदेश की पहली बिल्डिंग थी 16 मंजिल। जी। आज जब आप वहाँ लोग रहते हैं, आप उनको देखते हो, और आप इतनी बीमारी हुआ जब अपने बरघाट की स्कूल पहुँचते हो, तो वो जो माँ बाप से आप मजाक करते थे, तो अब क्या कहते हो आपको? माता, भाग्य से माताजी पिताजी जीवित है, और वो बोलते हैं कि ये जो हंसी मजाक करता था आज वो सच साबित हुआ। और मेरे पिताजी बड़े एम्बिशियस स्वभाव के, वो बोलते, उनका हमेशा कहना है कि रुकना नहीं है, अंतिम सांस तक काम करना है। और अपनी एक जो डेवलपर होता है, एक सृजन करता होता है, विकास करता होता है, ब्रिक बाय ब्रिक, ईंट बाय ईंट हम कुछ ना कुछ हर दिन बनाते हैं, और ये बनाते रहना है, कुछ नया करते रहना है। ऐसी कोई बात परोहा जी जो मैं आपसे पूछ ना पाऊँ और आप अपने लोगों को बताना चाहते हो, तो वो आप बता दें। मैं एक बार सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जबलपुर के लोगों ने मुझे बहुत स्नेह दिया है, बहुत प्यार दिया है। विज़न जबलपुर हाथों हाथ लिया गया प्रोजेक्ट है। आज बहुत लोगों का सपना है कि विज़न में हमें फ्लैट मिल जाए, वो उपलब्ध नहीं है। तो आपके इस अपार प्यार के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने जो मुझे सम्मान और प्यार दिया। विज़न जबलपुर को लगभग 100% बुकिंग, 90% बुकिंग पर है, और यही प्यार और सम्मान आगे वाले प्रोजेक्ट्स में भी दीजिए। हम जबलपुर में कुछ नया और कुछ बेहतर करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ मोहन परोहा, जो आपने पूरा सुना होगा। तो ऐसा नहीं है आप किसी भी वर्ग में जन्म लें, लेकिन आप यदि दृढ़ निश्चय वाले हैं और आपकी नीयत साफ है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगली बार फिर हम किसी महत्वपूर्ण सक्सेस से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।